नमस्कार, आप सुन रहे हैं 91.2 NAVH हेलो धुन। तो आज हमारे साथ एक खास व्यक्ति जिन्हें कह सकते हैं, वो हमारे साथ आज उपस्थित हैं, जिनका नाम है नरेश सिंह नयाल सर। जैसा कि सर से पहले मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने 1998 में एयरफोर्स को ज्वाइन किया था और उसके पहले वो एक नॉर्मल इंटर स्कूल में पढ़ते थे और उसके बाद उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया, जो कि 2013 में उन्होंने फिर उससे VRS लिया अपनी स्वेच्छा से। तो सर से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सर 1998 से पहले जब आप पढ़ाई करते थे तो सर उस समय आप मतलब एयरफोर्स में जाने की आपका मन कैसे हुआ? देखिए आयुष, एयरफोर्स में जाने का मन अगर मुझसे कहोगे तो मैं बहुत ही एक तरह से मैं हॉस्टल में पढ़ाई करता था और मिलिट्री हॉस्टल में था। होता है सबका कुछ ना कुछ सपना होता है, ड्रीम होता है, लेकिन मेरा ये था कि मुझे खेलना है। और मैं उस टाइम में देखता था कि डिफेंस में खेलने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है, बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है और सब कुछ मिलता है। तो जब मैं 1998 में, मेरी जो पढ़ाई है वो नॉर्थ ईस्ट की है, यानी कि मैं आसाम और अरुणाचल का पढ़ा लिखा हूँ। यस सर। और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, पहले मिलिट्री स्कूल और उसके बाद फिर 8 to 12 केंद्रीय विद्यालय। तो जब मैं केवी मैं 12th में पढ़ रहा था, एयरफोर्स में ही हम लोग दोनों मेरे स्कूल थे। केवी मोहनबाड़ी जो कि एयरफोर्स स्टेशन है और केवी छबुआ जो कि एयरफोर्स स्टेशन है, दोनों ही आसाम में। तो वहां से ये कह सकते हो कि थोड़ा सा लगा होगा कहीं ना कहीं जाना है या जो भी है, इसलिए मैंने 1998 में भारतीय वायुसेना ज्वाइन की। तो सर भारतीय वायुसेना में मतलब आपका कैसा, मतलब वहां पे आपका कैसा रुझाव रहा उसके प्रति? मुझे अगर इंडियन एयरफोर्स के बारे में कोई भी पूछता है तो मेरे चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आती है और सीना फक्र से हमेशा चौड़ा हो जाता है। वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे जो भी चीज सिखाया है, मैं एक बिल्कुल नया, यूँ कहो कि बालक से आदमी जब होने जा रहा था, यानी कि 12th के बाद में मैंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन की एज ए नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। और जब मैंने एज एयर वॉरियर जब ज्वाइन किया और उसके बाद में पूरा 15 साल जहाँ मैंने पढ़ाई की, जहाँ मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाया, जहाँ मेरे साथ वालों ने मुझे हंसना खेलना गिरना उठना पड़ना वो सब चीज़ें सिखाई, इंडियन एयरफोर्स ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी मुझे और मैंने वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुद को शेप करने में ग्रैब की और सब कुछ सीखा मैंने वहाँ से। मुझे ऑफिसर्स बहुत अच्छे अच्छे मिले, मुझे जो मेरे साथी थे वो बहुत अच्छे अच्छे मिले, मुझे मेरे जूनियर्स हमेशा अच्छे मिले। तो मैंने इंडियन एयरफोर्स की अगर आप बात करेंगे तो मैं आज जो भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, मैं ये कहूँगा कि पीछे के जो मेरे 15 साल इंडियन एयरफोर्स के हैं उसने मुझे सब कुछ सिखाया, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी वहीं की, वहीं रखी की, मैंने स्पोर्ट्स किया और मैंने बहुत घूमने का मौका मिला, स्पोर्ट्स में थे तो घूमने का मौका था, मैंने सब कुछ वहीं सीखा। तो सर जैसे आपने इंडियन एयरफोर्स में जैसे काफी समय तक आपने काम किया, सर उस बीच आपको कभी ऐसा मौका मिला कि आप मतलब प्लेन वगैरह या सॉरी हेलीकॉप्टर वगैरह में आपको बैठने का मौका है फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं जब मैं क्लास 2nd में पढ़ता था, यानी कि बहुत छोटा था, क्लास 2nd में, तो सबसे पहले मैं जो AN-32 एक एयरक्राफ्ट है उसमें बैठा था और वो मेरी पहली फ्लाइट थी। और मोहनबाड़ी से हम लोग जा रहे थे, चाइना बॉर्डर है टूटिंग, वहाँ हम लोग जा रहे थे क्योंकि आसाम राइफल का बेस है, तो वहाँ हम लोग जा रहे थे। तो तब मुझे पहली बार मौका मिला। बात है इंडियन एयरफोर्स में आने के बाद, तो तब तो बहुत बार बैठे हम लोग। जब मैं अपनी पहली मैराथन दौड़ने गया, वो मेरी लॉन्गेस्ट फ्लाइट थी तब AN-32, और हम चेन्नई से अंडमान निकोबार गए थे अपनी पहली मैराथन दौड़ने के लिए, एयरफोर्स चैंपियनशिप थी। तो कई बार मौका मिला, मी 8 में बैठने का मौका मिला, मी 16 में बैठने का मौका मिला, तो बहुत सारे मौके मिले। तो सर उस बीच आपको, सर आप हॉस्टल में रहेंगे उस बीच, तो सर हॉस्टल में मतलब कैसा माहौल वगैरह था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आप मेरे स्टूडेंट लाइफ के हॉस्टल की बात कर रहे हैं या फिर इंडियन एयरफोर्स? नहीं, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स को हॉस्टल की जगह अगर हम उसको कहें कि बैरक्स या बिलेट्स बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ जो रहते हैं बैचलर्स होते हैं, सब लोग रहते हैं, अलग माहौल होता है, चाहे वो गेम्स खेलने का हो, चाहे बाकी चीजों का। तो मैं तो हमेशा जैसे 3 साल ये सी, और उसके बाद में फिर इंडियन एयरफोर्स की जो टीम थी वहां पर आ गया था, जलाहाली बैंगलोर में, वहीं पे हम लोग रहे। तो बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे साथ थे, बहुत सारे नेशनल प्लेयर्स थे जो अभी भी इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं, और बहुत सारे कोचेज हैं जो मेरे साथ के हैं, अब तो कोचेज हैं ज्यादातर। तो वो एक माहौल बहुत अलग होता है, जहां आपको ग्रूम करने का मौका मिलता है, जहां आपको ग्रो करने का मौका मिलता है, जहां आपको चीजों को समझने का मौका मिलता है तार्किक तरीके से। सो वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है, और आपको हर जगह का मौज मस्ती करने का पूरा मौका, त्योहारों में अलग तरह से मनाने का मौका, और कोई कहीं का है कोई कहीं का है, तो आप समझ सकते हो कि हर तरह का माहौल होता है। तो बहुत बहुत अच्छा माहौल मिलता था मुझे वहां पे।
तो सर जैसे आपने बताया कि हॉस्टल में मतलब काफी अच्छा माहौल वगैरह था, तो सर उसके पहले सर जैसे इंडियन एयरफोर्स में सर जब उसकी ट्रेनिंग होती है तो सर उसकी काफी कड़ी ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर सुबह जल्दी उठना पड़ता है और रात को सोने का कोई टाइम सोने का कुछ टाइम नहीं होता, तो सर उसको आप मैनेज कैसे करते थे? बहुत आसान है। जब आप जाते हैं, जब आप कहीं पे भी ज्वाइन करते हैं, अभी देखिए ना हम लोग रेडियो स्टेशन में बैठे हुए हैं और मुझे पता है आप कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितना भी हमारा जो रेडियो का स्टाफ है वो आपको, आप जब भी टाइम पे आते हैं आपके आने से पहले सब कुछ अरेंज होता है, आपको आके सिर्फ वो कोर्स करना है, उसमें इन्वॉल्व होना है ना। वो चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, तो इट डिपेंड्स ऑन ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप हैं, उसी तरीके से हमें भी ढाला जाता है। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल जरूर होती है क्योंकि हमारा टाइम टेबल अलग होता है जब हम घर से जाते हैं, कोई भी हो, मैं हूँ चाहे कोई और हो। लेकिन जब हम एक बार उसमें समा जाते हैं, एक बार उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर वो हमारी दिनचर्या बन जाती है। सुबह जल्दी उठना, दिन भर अलग अलग ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करना, अलग अलग कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करना, शाम को फिर अलग चीजें, और उसके बाद रात को सोना या कम सोना या सोते सोते जागना, या यूं कहें कि रात को भी कोई भी ड्रिल हो सकते हैं। वो सारी चीजें फिर ट्रेनिंग कराई जाती है उस चीज की, इसीलिए एक सैनिक तैयार होता है। तो सर आपने जैसे आपने बताया था 1998 से आपने 2013 में फिर वीआरएस लिया। सर वीआरएस आपने क्यों लिया था? आयुष, इंडियन एयरफोर्स में मैं बहुत अच्छा कर रहा था और बहुत सारी चीजें चल रही थी, और मुझे ये था कि यार मानव जीवन मिला है तो और भी कुछ करें, है ना। तो मैं 15 साल भारतीय वायुसेना में रह चुका था और वहां पर काम कर रहा था, स्पोर्ट्स में था, खेलों में था मैं वहां पर, और उसके बाद में मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं, तो मैं वीआरएस लेके फिर मैं घर आ गया 2013 में। 15 साल 8 दिन की सर्विस करके मैं घर आ गया। तो सर आप 15 साल 8 महीने की ट्रेनिंग करके घर आ गए सर जब, तो सर आपने वहाँ पे जो मैंने बताया था शुरुआत में, प्रकृति की गोद में सर मतलब आपने अपने आप को समर्पित कर दिया कुछ महीनों के लिए। सर उस टाइम आपका कैसा था सर? क्योंकि उस टाइम तो मेरे को लगता है आपने पूरे जिंदगी के मतलब जो 6-7 महीने तो उसके पूरे आनंद लिए होंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। आयुष, जब मैं वीआरएस लेके आया तो मैं अपने गांव गया। मैं ओखलकांडा, यानी कि नैनीताल जिले में एक ब्लॉक है ओखलकांडा, और वहां पर नाइनिया गांव जो मेरा गांव है, पैतृक निवास मेरा वहीं पे है। मम्मी पापा और उसके बाद में ईजा बाबू मैं कहूंगा, और उसके बाद मेरा भाई, उसकी फैमिली, सब लोग वहीं पे थे। और मैं वहीं पे जो दिनचर्या होती थी, घर के जो काम होते थे उन सबको करता था। अब मेरी कोई रूटीन नहीं थी, अगर कहूँ मैं कि सुबह उठ के मुझे हेल्थ ट्रेन करना है, उस टाइम तो सर आप पूरा एंजॉय करते? बिल्कुल, दिन में ये करना है, तो मैं बिल्कुल काम करता था। और पिताजी थोड़ा सा समाज के लिए समर्पित थे, सामाजिक कार्यों में वो भाग लेते रहते थे, समाज के लिए अच्छा करने के लिए, समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए, क्योंकि वो भी एक्स सर्विसमैन थे, तो वो सारे काम करते रहते थे। मैं उनकी मदद करता था उन सब चीज़ों में, और फिर घर में ही रहता था सबके साथ में, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि 10-15 साल तक मैंने बहुत कम लोगों के साथ समय बिताया था। उसके बाद रिश्तेदारों के घरों में जाना या अपने गाँव में कुछ अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, ये सब मेरी दिनचर्या होती थी। और यही सब करके मैंने लिखा बहुत उस टाइम में, और उसके बाद में सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करना, रात को बहुत देर तक काम करते थे, फिर सुबह जगते थे, भाई का हाथ बटाना। हालांकि मैं उतना काम नहीं कर पाता था उसके बाद खेतों में, लेकिन उसका एक अलग आनंद आता था मुझे, वो मैं करता रहता था। क्योंकि सर गांव की तो एक अलग बात ही रहती है, वो बिल्कुल, पूरा बिल्कुल, एक अलग माहौल। बिल्कुल। तो सर आपने ऐसे 2013 के बाद आपने ऐसे वीआरएस लिया, उसके बाद आपने सर घर में 6-7 महीने बिताए, फिर सर उसके बाद आपने घर में समय बिताने के बाद आपने फिर क्या किया उसके बाद? मैं 6-7 महीने घर में रहने के बाद, हालांकि मुझे जॉब के लिए कॉल आ रहे थे क्योंकि मेरी एजुकेशन मैंने उसी हिसाब से कर रखी थी। और जब मैं 2013 में, मेरी वाइफ राजस्थान में पढ़ा रही थी, और वो जिस स्कूल में पढ़ा रही थी उस स्कूल में मैं जाता रहता था। राणा इंटरनेशनल स्कूल है नागौर डिस्ट्रिक्ट में। यस सर। वहाँ फिर मैंने ज्वाइन किया, एक सेशन मैंने वहाँ पर पढ़ाया, फिजिकल एजुकेशन, जो 11th और 12th वालों को, और सारा खेल मैं ही देखता था। कोशिश मेरी यही थी कि जितना मैं देख के आया हूँ इंडियन एयरफोर्स में, वो चीज़ वहाँ भी लोगों को दिखा सकूँ। तो मैंने 1 साल वहाँ एक सेशन पढ़ाया फिजिकल एजुकेशन। तो सर आपको वहाँ 1 साल पढ़ाने में मतलब वहाँ के बच्चों के बारे में जान के सर आपको मतलब सर, क्योंकि आप सर इससे पहले तो आप NIPVD स्कूल में नहीं आए थे सर, उसके पहले आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया जैसे आपने, तो सर वहाँ के बच्चों के बारे में आप मतलब थोड़ा बताइए हमें, मतलब उनका वो परफॉर्मेंस कैसा था स्पोर्ट्स में? बिल्कुल, हर चीज में मैंने कहा ना कि राणा इंटरनेशनल स्कूल में जब मैं पढ़ाता था डेगाना में, मुझे आज भी याद है। और उसके बाद हमने स्पोर्ट्स के अलग अलग चीजें वहाँ पे करी, और चेयरमैन सर को बड़ा भरोसा था, उन्होंने देखा जब मुझे, या वहाँ का स्टाफ आज भी मुझे बहुत याद करते हैं, और बातें होते रहती हैं हमारी, अब भी टच में।
वहाँ के स्टूडेंट्स अब भी मुझसे मिलने आते हैं, अब भी। हालांकि मुझे कितना साल हो गए, 2013-14 एक सेशन पढ़ा है मैंने, और उसके बाद में अभी तक भी मुझसे मिलने के लिए आते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, हमारी फैमिलीज के टच में हैं। तो वो समय एक अलग था। और जहां तक स्पोर्ट्स की बात है, स्पोर्ट्स को हम एक अलग स्टैंडर्ड तक ले गए थे। हम डेली सुबह शाम वहाँ पे ट्रेनिंग कराता था, और उसके बाद में दिन में फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ। तो काफी अच्छा किया वहाँ पे, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो सर फिर आपने उसे छोड़ा क्यों एक सेशन पढ़ाने के बाद? एक सेशन पढ़ाने के बाद में यहाँ पर जब मैं आया, जब मुझे यहाँ के बारे में पता लगा, यानी कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में जो आदर्श विद्यालय है, वहां पर मुझे पता लगा कि एक पोस्ट खाली है। मेरे ब्रदर इन लॉ यहाँ पर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसा पोस्ट है, श्री राजेंद्र सिंह नेगी, जो कि ITAT एजुकेटर है। तो उन्होंने मुझे बताया, और उन्होंने साफ साफ मुझे कह दिया था कि अगर एलिजिबिलिटी है, अगर आप यानी कि इसकी जो अर्हता है उसको अगर आप पूरा करते हो तो भर लो, देख लो एक बार करके। मैंने देखा, और मेरी क्वालिफिकेशन थी, मैं वो सारी चीजें मीट कर रही थी। और उसके बाद में जब मैंने ज्वाइन किया, जब मैंने देखा और जब मैंने ये चीज सोचा, तो मुझे लगा, हालांकि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि मुझे अलग अलग चीजें करना बहुत पसंद है। यस सर। तो मैंने देखा कि इससे पहले भी मैं ट्रेनिंग दे रहा था इंडियन एयरफोर्स में, उसके बाद एक स्कूल में ट्रेन किया, अब कुछ अलग करता हूँ। तो तब मैंने मन बनाया कि पैरा स्पोर्ट्स में आता हूँ, क्योंकि यहाँ फिर मैं विजुअली इम्पेयर्ड उनके बीच में हूँ, तो मैंने कहा कि पैरा स्पोर्ट्स में आता हूँ। तब मैंने फिर यहाँ आने का निश्चय किया, और यहाँ के लिए फॉर्म वॉर्म भरे। नहीं सर। सर थोड़ा सा मैं हल्का पीछे आना चाहूंगा। सर जब आपने 2013 में VRS लिया था सर, उसके मतलब सर आपने वहीं रह के सारी अपनी पढ़ाई की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उसके बाद आपके पास काफी सारी डिग्रियां थी। सर फिर आपने राणा इंटरनेशनल स्कूल ही क्यों चुना? राणा इंटरनेशनल स्कूल वो इसलिए चुना क्योंकि मेरी वाइफ वहाँ पे पढ़ा रही थी, और उसके बाद मैंने कहा ना कि मुझे बहुत सारे स्कूल्स या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से ऑफर थे, लेकिन वो मैंने इसलिए चुना क्योंकि मेरी वाइफ वहाँ पे पढ़ा रही थी। और हाँ बिल्कुल, वो भी इंग्लिश की टीचर हैं, तो वो वहाँ पे पढ़ा रही थी। तो मुझे लगा कि वहाँ मैं पहले भी जाता था, तो मुझे लगा वहाँ एक सेशन, मुझे सिर्फ एक सेशन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये तो इत्तेफाक है कि एक ही सेशन बाद मुझे यहाँ का पता चल गया। अगर नहीं चलता तो हो सकता है मैं वहाँ और भी लंबी सेवाएं देता, क्योंकि वहाँ पे जब गया था तो मेरा प्लान्स बहुत थे, मेरे प्लान्स, इसलिए मैंने वहाँ पढ़ाया। सर जब आपने 2015 में ये स्कूल ज्वाइन किया NIPVD, तो सर इसके बाद सर आपको मतलब, क्योंकि आप पहली बार इस फील्ड में आए थे, तो सर आपको मतलब क्या डिफिकल्टीज हैं कि हम इन्हें कैसे सिखाएंगे? डिफिकल्टीज आयुष, अगर आप पूछेंगे मुझसे, तो जब शुरुआत में मैं आया तो मेरे लिए सब कुछ एक तरह से ब्लैंक था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपको कोरा कागज मिल जाए तो कलाकृति आप अपने अनुसार बना सकते हो। तो मेरा कुछ ऐसा ही मानना है। तो मुझे प्लेन पेपर मिला था मेरे हिसाब से, और मुझे उसमें डिजाइन करना था, और मुझे लोगों को जब दिखाना है दुनिया को कि मेरी डिजाइन बेस्ट है, तो मेरे पास समय है, उस चीज को मैंने अपनाया। डिफिकल्टीज आती हैं शुरुआत में, जब मैंने आदर्श विद्यालय में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, यानी कि जब स्पोर्ट्स देखना शुरू किया संस्थान में, तो विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि जो दृष्टि दिव्यांगजन हैं उनके साथ में जब काम करना शुरू किया, मेरे लिए बिल्कुल नया फील्ड था। यस सर। तो उनको कैसे सिखाना है, किस तरह से करना है, चीजें मेरे लिए बिल्कुल एक तरह से नया, सब कुछ नया था। लेकिन मैं धीरे धीरे पहले उनसे सीखा। मैं शुरुआत की अगर मैं बात कहूँ, पता नहीं किसी ने नोटिस किया या नहीं मुझे, लेकिन मैं 10-15 दिन तक बिल्कुल साइलेंट मोड में चलता था। साइलेंट मोड इन द सेंस कि मैं सबको देखता रहता था जो विजुअली इम्पेयर्ड, ये कैसे क्या करते हैं। फिर धीरे धीरे उनमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ता चला गया, इन्वॉल्वमेंट देखा मैंने, फिर कुछ इंटरनेट से, और ये सब करते करते, क्योंकि स्पोर्ट्स मेरे लिए नया नहीं था, स्पोर्ट्स तो मैं पहले से कर रहा था, लेकिन पैरा स्पोर्ट्स मैं देख रहा था, विजुअल इम्पेयर्ड के साथ में मैं नया था। वो चीजें फिर धीरे धीरे डिफिकल्टीज भी कम होती चली गई, लिमिटेशंस मुझे पता चल गया, और उसके बाद में जब मैंने काम करना शुरू किया, वो डिफिकल्टीज भी धीरे धीरे अपने आप कम होती चली गई। तो सर जब आपने, सर जैसे आप स्पोर्ट्स टीचर हैं, सर आपने उन्हें रनिंग भी पक्का कराई ही होगी, तो सर रनिंग कराते समय सर एक B1 को मतलब आपने कैसे ट्रेन किया है? B1 को अगर मुझसे आप शुरुआत में पूछोगे, तो उससे पहले जब मैंने इंटरनेट देखा था, तो मैंने देखा था कि एक कोई गाइड रनर, तब मुझे ये नहीं पता था कि गाइड रनर, जब मैंने पढ़ा तब पता चला कि गाइड रनर है, लेकिन क्या है कि कोई साथ लेके भाग रहा है। और जब मैं यहाँ शुरुआत में आया, मैंने आपसे कहा ना कि मैंने इनसे सीखा, तो मैं यहाँ पे देखता था कि स्टूडेंट्स, खासकर जो पार्सली हैं, यानी कि जो B2B3 कैटेगरी के हैं, वो लोग उनको लेके चल रहे हैं। तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, जब चल सकते हैं तो दौड़ क्यों नहीं सकते। फिर इसी तरह से शुरुआत हो गई और बढ़ता चला गया सब कुछ। तो सर आपके आने से मतलब सर पहले मतलब सर इस स्कूल में
स्पोर्ट्स से रिलेटेड मतलब क्या आपको कुछ पहले से ही प्रोग्रेस दिखी थी हमारे स्टूडेंट्स में या फिर नहीं? हाँ थे, काफी लोग थे यहाँ पे। अगर पहले के नाम अगर पूछे तो अनिल यहीं का पास आउट है, बहुत अच्छा किया उसने अनिल ने। फिर आशीष नेगी यहाँ पर थे संस्थान में, उन्होंने अच्छा किया। जयवीर और अमन आर्या, ये सारे नाम थे। राजेश सिंह, और उसके बाद में गुलशन है। ये सारे यहाँ से निकले थे, तो मुझे सुनने को मिलता था कि इन्होंने यहाँ से किया करके, क्योंकि जो मुझसे पहले यहाँ पे पीईआई थे, यानी कि फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर जो थे, एमएल मिश्रा सर, तो उनके साथ में जब काम किया कुछ दिन, तो उसके बाद पता चल ही गया था कि कौन कौन यहाँ से गए। लेकिन मेरा ये था कि जहाँ वो छोड़ के गए उससे आगे बढ़ाना है, और वो चीज शायद मैं उस चीज में काम कर रहा हूँ। तो सर जैसे आप शुरुआत में यहाँ पे आए, और फिर जैसे आपको सर स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हर नॉर्मल लोगों से यहाँ पर हर मतलब अलग अलग, जैसे हम लोग क्रिकेट अलग खेलते हैं नॉर्मल पर्सन से, फुटबॉल हमारा हर चीज मतलब उनसे लगभग अलग रहता है। तो सर आपको क्रिकेट खिलाने मतलब सर क्या प्रॉब्लम्स हैं या फिर? प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि क्या है, ये एडेप्टेशन ऑफ रूल्स है। जैसे अगर हम साइटेड क्रिकेट की बात करें, जो मेन स्ट्रीम क्रिकेट में है, उसमें हम ओवर आर्म बॉल करते हैं, है ना, ऊपर से फेंकते हैं। बस ब्लाइंड क्रिकेट में हम क्या करते हैं, हम नीचे से बॉल फेंकते हैं। वो चीज मेरे समझ में आ गई, और उसके बाद में देखा कि हाफ पिच, जो हमारी पिच होती है, वो बाइसेक्ट होती है, यानी कि सेंटर में एक लाइन होती है जहां आपको बॉल गिरानी होती है टुवर्ड्स द बॉलर, पहला बाउंस होना चाहिए आपका। वो सारी चीजें जब समझ में आ जाती हैं तो काम करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होता। और जब हम दृष्टि दिव्यांग जनों के साथ ही हैं, फिर तो डिफिकल्टीज वैसे भी कम हो जाती हैं। तो उसी तरह से क्रिकेट भी सीख लिया, चलता रहा। फिर सर जैसे आप फुटबॉल की बात करते हैं, सर फुटबॉल जैसे आपको पहली बार आके पता चला होगा कि फुटबॉल मतलब वीआई% इस तरह खेलते हैं, तो सर जब आप उन्हें टीच करें तो सर मतलब उनके जैसे सर गोलकीपर्स वगैरह पार से ही लगाने होते हैं, सर आप इन सब चीजों को मतलब मैनेज कैसे किए? जैसे कि अभी मिड में तुम्हें यहाँ रहना है, B1 को सर जैसे बताए थे आप, सर ये थोड़ा बताइए। अगर आप फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल मेरे लिए नया नहीं था, मैं खुद भी फुटबॉल खेलता था और फुटबॉल खेला हुआ है। लेकिन ब्लाइंड फुटबॉल है ना, ब्लाइंड फुटबॉल, यहाँ आके मुझे ब्लाइंड फुटबॉल कराना था। तो ब्लाइंड फुटबॉल में जब देखा, चाहे आप पहले की बात करें तो पंकज राणा, संदीप, अश्विनी, सोवेंद्र, जो आज भी खेल रहे हैं, तो ये लोग जब खेलते चले गए, और उसके बाद में जब देखा कि ब्लाइंड फुटबॉल इस तरह से चलता है। फिर गोलकीपिंग की आपने बात करी तो गंभीर मिला था मुझे, और उसको गोलकीपिंग करवाई, क्योंकि पार्सली साइटेड है, यानी कि B3 कैटेगरी का है। और जब उसके बाद में खेलने लगे तो दीपक, ये सब मिलते चले गए। फिर धीरे धीरे क्या है कि फुटबॉल आपको पहले से पता है, ब्लाइंड फुटबॉल में थोड़ा सा एडेप्टेशन है, साउंड के साथ में खेलना है, ग्राउंड बॉल चलती है, जबकि जब मेन स्ट्रीम बॉल है वहां आपको हेडर भी होता है, सब कुछ होता है। वो चीज यहाँ ग्राउंड हो गई, ग्राउंड छोटा हो गया आपका, 20x40 का ग्राउंड हो गया, और उसके बाद साइड बोर्ड्स हो गए, यानी कि थ्रो इन हट गया। तो वही सारी चीजें कुछ एडेप्टेड रूल्स के साथ में खेलना था। धीरे धीरे फिर मेरी भी जिज्ञासा बढ़ती चली गई कि मुझे भी सीखना है। रूल्स तो टोटल अलग थे, बिल्कुल रूल्स अलग थे। तो रूल्स के लिए आप अगर बुक फॉलो करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपके, मैंने कहा ना कि मेरे मन में जिज्ञासा थी, तो जब मुझे कराना है तो मुझे सीखना पड़ेगा। तो पहले मैंने सीखा, रूल बुक देखी, सब कुछ देखा। आज भी देखते हैं हम, आज भी मैं लिटरेचर फॉलो करता हूँ, आज भी मैं यूट्यूब में देखता हूँ, अच्छे जो टीम्स है उनका गेम देखता हूँ, अपनी टीम का गेम एनालाइज करता हूँ। और उसके बाद एक कारवां सा बन गया, लोग आते चले गए, मैं सिखाता चला गया, और आज भी सीख रहे हैं। चाहे वो शिवम हो, अश्विनी, ये लोग जो पहले से खेल रहे थे, और उसके बाद आज साहिल, आकाश, विवेक जैसे खिलाड़ी अभी लाइन लगा के खड़े हैं पीछे। तो काफी लोग हैं। शिवम बहुत अच्छा खेल रहा है ना? आप देख रहे हो रोज कि फुटबॉल में प्लेयर्स बढ़ते जा रहे हैं ब्लाइंड फुटबॉल में। तो ये एक बार जब आप शुरुआत कर देते हैं, और जब किसी को दिखने लग जाता है, ये देख रहे हैं शिवम पिछले 3-4 महीनों में 3 कंट्री घूम के आ गया, इन द सेंस कि खेल लेके गया उसे, ब्लाइंड फुटबॉल लेके गया उसे। लोग देखते हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं उस तरफ को, लोगों को लगता है कि हमें भी जाना चाहिए। लोग खेलने के लिए आते हैं, और जब मैदान में आ गए तो फिर हमें व्हिसल बजाने में क्या दिक्कत है। सर जैसे ये तो आपने फुटबॉल और क्रिकेट के बारे में बताया, सर इसमें से आपका सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है? इन दोनों की बात कर रहे हो आप? मतलब ऑल ओवर। मुझे खेलना पसंद या खिलाना पसंद? सर आपको कौन सा स्पोर्ट्स खेलना पसंद है? मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। बैडमिंटन और बास्केटबॉल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जो जिस तरह से एनर्जी आप जिस तरह से एनर्जी लगाते हैं, और जो वो फ्लेक्सिबिलिटी, हर चीज है, एजिलिटी है, तो मुझे ये 2 गेम खेलना हमेशा से अच्छे लगे। तो सर जैसे आपने बताया था शिवम नेगी भैया जो है वो 3 कंट्री पे विजिट भी कराए हैं ब्लाइंड फुटबॉल के द्वारा। सर आप कौन कौन सी कंट्री पे गए थे? यहाँ आने के बाद या इससे पहले की बात कर रहे हैं आप? सर यहाँ आने के बाद में, मतलब सर शिवम नेगी एक साथ ब्लाइंड फुटबॉल। अच्छा, शिवम के साथ में, शिवम के साथ मेरे बहुत सारे यादगार पल हैं शिवम के साथ, या सोमेंद्र के साथ में। शिवम के साथ पहले बताता हूँ कि शिवम सिंह नेगी
के साथ में हम जब पहली बार गए थे तो एशियन ब्लाइंड फुटबॉल चैंपियनशिप थी थाईलैंड में थाईलैंड 2019 में। तो जब हम लोग वहां पर गए कोविड से पहले यस सर। थाईलैंड में हमने रूम शेयर किया। पटाया में जब हम रूम शेयर कर रहे थे, एक ही रूम में थे, वो पहली बार था जब किसी B1 ने, यानी कि जो टोटली ब्लाइंड है, उसने मेरी फोटो क्लिक की और वो मैंने उससे करवाया था, ताकि मुझे भी पता लग जाए कि एक जो B1 है, B1 कैटेगरी इन द सेंस की जो पूर्णतः दृष्टि बाधित है ना, जो दृष्टि दिव्यांग है पूर्णतः, उससे कैसे फोटो क्लिक करवानी है, वो चीज मुझे भी पता चल गई। जो उससे करवाया, उसके बाद में हम यूके टूर में हम लोग साथ में थे सियोमोर में, और फिर उसके बाद अभी डोमेस्टिक ब्लाइंड फुटबॉल हम लोग साथ में खेल रहे हैं नेशनल्स। तो सर उन तीनों कंट्रीज में से आपको सबसे अच्छी मतलब फीलिंग किस कंट्री में आई, मतलब कि यहाँ पे सबसे अच्छा ज्यादा माहौल है उन सबसे? माहौल की बात करेंगे तो सब जगह कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलता है, कहीं पे कुछ मिलता है, कहीं पे कुछ मिलता है। तो जब हम यूके गए, अभी इंग्लैंड हम लोग हाल ही में होके आए, तो वहां पर जब हम वहां पर एक था कि हम लोग लेस्टर सिटी के स्टेडियम में गए, तो वहाँ जिस तरह से उन्होंने लेस्टर सिटी का वो कराया, या सेंट जॉर्जेस पार्क जो कि फुटबॉल के लिए माना जाता है, वो स्पोर्ट्स का हब है फुटबॉल का, इंग्लैंड FA का, तो वहाँ एक अलग फीलिंग थी, बड़ा अच्छा लगा हर चीज देख के। फिर लेस्टर सिटी को देखा तो काफी अच्छा लगा। सर जैसे ब्लाइंड क्रिकेट में सर नागेश ट्रॉफी, जैसे हमारी रणजी ट्रॉफी होती है, उस तरह से नागेश ट्रॉफी भी होती है। बिल्कुल सर नागेश ट्रॉफी में सर मतलब अलग अलग स्टेट से आते हैं लोग खेलने। बिल्कुल। सर उसमें से आपको सबसे अच्छे स्टेट का कौन सा पर्सनली प्लेयर कौन सा सबसे अच्छा लगा? पर्सनली प्लेयर का अगर आप बात करोगे तो एक प्लेयर को जिसको मैं बहुत पसंद करता आया हूँ और उसके बाद में उसको खेलता हुआ मैंने देखा है, अच्छा ऑलराउंडर है, रामवीर मुझे बहुत पसंद है। रामवीर मेरी अगर उसका बात करेंगे, अच्छा खिलाड़ी लगता है मुझे, टेम्पर हमेशा कंट्रोल में रहता है उसका, और जिस तरह से कई मैचेस मैंने ऐसे देखे हैं जो रामवीर निकाल के ले गया। हालांकि अजय रेड्डी हो, चाहे दीपक मलिक हो, या फिर सुनील हो, ये बहुत जबरदस्त प्लेयर्स है, बहुत जबरदस्त प्लेयर्स है। लेकिन आप मुझसे अगर पूछोगे तो मैं रामवीर को देखता हूँ तो उसको एक अलग हो रहता है। बिल्कुल। सर मतलब कहाँ से है ये हरियाणा से। हरियाणा। ये सर मेरा सर मतलब अगला ये क्वेश्चन है कि जब आपने सर सुरेंद्र भैया के साथ भी आपने काफी ट्रिप्स की हैं। बिल्कुल सर, यानी ब्लाइंड फुटबॉल के साथ भी आपने काफी कंट्रीज घूमी है, लेकिन इन सबसे पहले आप कौन कौन सी कंट्रीज पे विजिट कर चुके हैं? इससे पहले मैं मतलब ये वाली फील्ड मैंने बिल्कुल श्रीलंका, भूटान, और उसके बाद नेपाल, बांग्लादेश, ये हम खेलने के लिए गया था। मैं जब मैं इंडियन एयरफोर्स में था तो हम लोग खेलने के लिए जाते थे, ये सब तो खेलने के लिए कई जगह गए हुए हैं। भूटान में पोस्टिंग के दौरान भूटान में तो हम लगभग हर शाम को जाते थे। मतलब कौन सा गेम आप जाते थे? ये मैं मैराथन करता था, लॉन्ग डिस्टेंस करता था, मैराथन रनिंग करता था। सर मैराथन के अलावा भी आपको कोई गेम, मतलब जैसे इंटरनेशनल जा चुके हैं आप, ऐसा कोई नहीं गेम? सिर्फ एक गेम। मैं इंटरनेशनल में किसी में नहीं खेला। इंटरनेशनल अगर बोलोगे तो हम इंडियन एयरफोर्स से जाते थे। अगर इंडिया रिप्रेजेंट करने की बात करोगे तो मैंने यहाँ आने के बाद एज ए कोच ही रिप्रेजेंट किया। यस सर। और सर अगला क्वेश्चन है सर मेरा ये कि सर अभी जो लॉकडाउन का सर वो था, तो सर लॉकडाउन के समय में सर, क्योंकि आप पहले सेशन कराते थे सुबह के और शाम के, जो कि सर अभी भी कंटिन्यू चलते हैं, सर लॉकडाउन में सर इसको कैसे आपने मतलब, और जो स्पोर्ट्स में जुड़े हैं जो स्टूडेंट्स, उनके साथ कैसे मैनेज किया? बस थोड़ा सा आपको तब्दील करना था और बाकी चलता रहा। ऑनलाइन जैसे आप लोग देखते हैं सब कुछ चलता था। मैं उन्हें टास्क देता था और वो अपनी छोटी छोटी वीडियोस बना के मुझे भेजते थे। मैं उनको फिर एनालाइज करता था, उनको बताता था। बहुत सारे इवेंट हमने किए। जब हम वापस आने लगे तो एक इवेंट हमने कराया था जो मुझे हमेशा याद रहता है। एक नानी के घर करके हमने इवेंट कराया था। उसका थीम ये था कि अभी जब हमारी छुट्टियां कंप्लीट होने वाली होती हैं, तब लॉकडाउन हटने वाला था, ऐसा चल रहा था कि स्कूल वापस आएंगे सब लोग। तो जब भी हम आते हैं तो अक्सर नाना नानी का घर सबको पसंद आता है, और वहां जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ खाने को मिलता है या कुछ ना कुछ हमें मिलता है। तो मेरे दिमाग में वो चीज आई और मैंने सोचा अभी सब लोग आ रहे हैं तो कराना चाहिए कुछ ना कुछ। फिर ऐसे करके हमने एक नानी के घर, उसमें ये था कि जितना उनका डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को वो लोग दौड़ के 3 दिन में कवर करेंगे। अपनी जगह पे करेंगे लेकिन 3 दिन में करेंगे। तो ऐसे करके किया, उसमें बड़ा अच्छा किया। 7-8 लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और सब मिलके हम लोग उस डिस्टेंस को पूरा करेंगे। वो इवेंट बड़ा अच्छा रहा और सब लोगों ने किया उसे। सर लॉकडाउन के बाद सर जब स्कूल खुले, जब सारे स्टूडेंट्स वापस आना शुरू हुए, सर उस समय आपको और मतलब स्पोर्ट्स वालों में सर, मतलब स्पोर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आपको क्या चेंजेस मिला है, फिर क्या इन्वॉल्वमेंट मिली उसमें? चेंजेस तो देखो बहुतों में मिला। थोड़ा सा वेट गेन किया था सबने, अगर वैसे देखेंगे। टेम्पर सबका अलग था, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो फिर 1-2 महीने हुए, सब आ गए जगह पे, आ गए, सब कुछ चलने लगा। किसी को थोड़ा सा ज्यादा समय लगा, 3-4 महीने लगे, कोई 1-2 महीने में आ गए। सर उनमें आपको इन्वॉल्वमेंट क्या लगा? इन्वॉल्वमेंट घर से कुछ सीख के अलग से आए? हाँ, घर से कुछ सीख के, मतलब इन द सेंस कि घर से आप
जो थोड़ा सा अलग चीज है, क्योंकि सबसे अलग रह के आ रहे थे, Yes, sir. डिफाइंड था, कहीं इधर उधर नहीं जा पाते थे, Yes, उनके sir. बीच रहे, तो वो थोड़ा सा अलग था। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर सबका इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, क्योंकि सब सबके साथ रहने लगे। सर यानी यहाँ आने के बाद उनका वो हो गया। हम्म, तो सर जैसा कि ये सब तो आपने अपने इस फील्ड में आने के बाद ये सब बताया सर आपने कि आपके क्या फीलिंग्स रही मतलब हमारे प्रति। बिल्कुल। तो सर इसके बाद आपके सर आखिरी में जाते थे सर, आप ये बताइए कि इसके बाद आपका फ्यूचर प्लान मतलब आगे क्या और क्या करना चाहते हैं? मुझे डर लग रही थी पहले से ही आयुष की, जब मैं ये मेरा मुझे लगता है कि एक ऐसा इंटरव्यू है जहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट के साथ में इंटरव्यू दे रहा हूँ, स्टूडेंट को इंटरव्यू दे रहा हूँ। लेकिन थैंक यू, आपने कम से कम ये पूछा कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। और फ्यूचर प्लान्स की अगर आप बात करोगे तो मैंने कहा ना कि कुछ अलग करके और कुछ अलग करना। मेरा सिर्फ यही है कि जो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है, ये खेलों का हब बने, और उसके बाद में अगर यहाँ से कोई निकल के जाता है, यहाँ से कोई कहीं बाहर जाता है, तो उसकी एक पहचान हो, लोग कहें अच्छा आप उस संस्थान से हैं, वो चाहे हमारे स्टाफ हो, वो चाहे मेरे स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, अगर वो जाए तो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का नाम हो और आदर्श विद्यालय का नाम हो। मेरी यही है। और अगर आप फुटबॉल और ब्लाइंड क्रिकेट की बात करते हैं तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा हर साल कम से कम 1 या 2 इंटरनेशनल खिलाड़ी देता रहूं। तो धन्यवाद सर, जैसा कि आपने अपनी धन्यवाद जर्नी के आयुष। बारे में बताया। तो दोस्तों मैं आपसे लेता हूँ विदा। आप सुनते रहिए 91.2 NIV चलो। धन्यवाद।